दिस इज़ पुरू जनुथरिया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। ये चौथा पार्ट है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। 2.3.6 दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करें। ठीक है, अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे चैप्टर को। तो इसके लिए क्रियाकलाप देखते हैं। आइए हम एसीटोन और जल को उनके मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। ठीक है, एसीटोन को और वाटर को हम उसके विलयन से या मिश्रण से पृथक करने का प्रयास करें। मिश्रण को आसमान फ्लास्क में लें। ठीक है, ये आसमान फ्लास्क हो गया ये। ठीक है, इसमें एक थर्मामीटर लगाएं। ठीक है, हमने इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया, ये लगा दिया। ठीक है, उपकरण को दिए गए चित्र 2.9 के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, ये इस तरीके से हमें इसको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें होगा क्या, जैसे अपन इसको गर्म करेंगे, क्योंकि ये एसीटोन और वाटर का जो है मिश्रण है, जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो एसीटोन जो है वो जल्दी से वाष्प बनेगा। जल्दी से वाष्प बनेगा तो इसके पाइप के थ्रू बाहर निकलेगा। इसमें ठंडा पानी डाला जा रहा है तो ये क्या इसको संघनित करेगा। संघनित करके यहाँ ये वाटर के रूप में मतलब लिक्विड के रूप में जो है एसीटोन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वाटर का, तो वो इसी में रह जाएगा फ्लास्क में। ठीक है, ये इसका ये है। देखते हैं इसमें। ठीक है, मिश्रण को धीरे धीरे गर्म करते हैं सावधानीपूर्वक। हाँ, अपन ये देख लिया। एसीटोन वाष्पीकृत होता है और संघनित होकर संगणक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, ठंडा पानी डाला तो वो ठंडा हो गया, मतलब जमने लग गया, या फिर मतलब वाष्प से लिक्विड में बदल गया और वो अपन ने फ्लास्क में ले लिया। जल आसमान फ्लास्क में सीधा जाता है। हाँ बिल्कुल। अब उत्तर दें, जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं। कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है। एसीटोन का क्वथनांक क्या है। दोनों घटकों को हम पृथक कर पाते हैं क्यों। तो दोनों घटकों क्यों, बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एसीटोन का, तो वो जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा तो हम उसे निकाल लेंगे। ठीक है, और वो उसी में रह जाएगा। और ज़्यादा गर्म करेंगे तो फिर वाटर भी वाष्पीकृत होने लगेगा, लेकिन हम उतना करेंगे नहीं। इस विधि को आसमान विधि कहते हैं। ठीक है, ये जो मेथड है वो आसमान विधि कहलाती है। इसका प्रयोग वैसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो विघटित हुए बिना उबलते हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो विघटित नहीं होते, डायरेक्टली उबलते हैं, तथा जिनके घटकों को क्वथनांकों के मध्य अधिक अंतराल होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर दोनों के क्वथनांक इक्वल हुए या फिर करीबन बराबर हुए, एक दो सेंटीग्रेड का अंतर हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कि हम अच्छे से उन्हें अलग नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। एक का 40 डिग्री है बॉइलिंग पॉइंट और एक 100 डिग्री है, तो हम इजीली जो है उन्हें अलग कर सकते हैं। 40 डिग्री वाला जो जल्दी से वाष्पीकृत हो जाएगा और हम उसे संघनित करके अलग निकाल लेंगे। और जो हम 100 तक पहुँचेंगे नहीं टेम्परेचर, और जाहिर सी बात है 100 तक टेम्परेचर नहीं पहुँचेगा तो वो वाष्पीकृत नहीं होगा, तो हम ईजिली अलग कर सकते हैं। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, या 25 डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन की बात है, के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसमान विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, प्रभाजी आसमान विधि का उपयोग किया जाता है जिनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो। मतलब अगर 25 से ज़्यादा है तो जनरल आसमान हो गई, लेकिन 25 से कम है तो प्रभाजी आसमान। उदाहरण के लिए वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण। ठीक है, पेट्रोलियम उत्पादों से विभिन्न घटकों का पृथक्करण। ठीक है, इनके तो काफ़ी कम डिफरेंस होता है। ठीक है, इसका उपकरण साधारण आसमान विधि के समान ही होता है। केवल आसमान फ्लास्क और संगणक के बीच एक प्रवाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेम आसमान की तरह ही होता है, लेकिन एक प्रवाजी स्तंभ भी एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, साधारण प्रवाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित करने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि चित्र 2.10 में दिखाया गया है। ठीक है, ये क्या एक प्रवाजी कॉलम एक्स्ट्रा लग रहा है ये वाला, जिसमें ये कांच के गुटके भरे हुए हैं छोटे छोटे। ठीक है, एक्स्ट्रा है, बाकी का सेम है ये। ठीक है, इससे क्या है स्पेस मिल जाएगा। वायु से गैसों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। वायु एक समांगी मिश्रण है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इसके घटकों को प्रभाजी आसमान विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। ठीक है, प्रभाजी आसमान विधि के द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। प्रवाह चित्र 2.11 इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। हम इसके चरण देख लेते हैं। वायु जो है दाब बढ़ाया, तापमान कम किया, तो संपीड़ित और ठंडा करना, तो उससे क्या होगा, वायु द्रवित हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड, फॉर एग्जांपल लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो जो होती है वो गैस होती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है।
प्रवाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना, ठीक है। प्रवाजी आसवन जो कॉलम है उसमें वायु को धीरे धीरे गर्म करेंगे। विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण होगा, ठीक है। तो इसमें दे रखा है अलग अलग पर, ऑक्सीजन का -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑर्गन -186, नाइट्रोजन -196, ठीक है। वायु प्रतिशत तो ऑक्सीजन 20.9, ऑर्गन जो है 0.9 और नाइट्रोजन जो है 78.1%, ठीक है। ये अपने वायुमंडल में पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन, इस तरह का ये प्रोसेस दिखा रखा है, ठीक है, वायु की घटकों का पृथक्करण, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, वायु निवेश हुई, वायु को डाला गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये गर्म वायु इस चैम्बर में आई, ये चैम्बर में, ठीक है। इस चैम्बर में आने को, और यहाँ से क्या है, ये जो कॉयल है, कॉयल ये ऊपर जा रही है। इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा चिल्ड जो है पानी, ये जमा हुआ जो बर्फ़ टाइप का, वो इसके थ्रू इसमें निकाला जाएगा ऐसे। तो गर्म वायु क्या ठंडी होती जाएगी, ये ठंडी होगी। उसके बाद शीतल संपीड़ित वायु क्या होगी, नीचे आएगी इधर की साइड में। तो शुष्क बर्फ़ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड इधर निकल जाएगी, ठीक है, ठोस CO2 के रूप में इधर निकल गई। उसके बाद ये आगे गई तो द्रवित वायु विस्तारक जेट लगा हुआ है, तो ये जो है नीचे की साइड में, ये इधर निकल गई सीधा द्रव्य ऑक्सीजन। उसके ऊपर क्या है, नाइट्रोजन निर्गत, और उसके नीचे क्या है, ऑक्सीजन, वो ऑर्गन निर्गत, ठीक है। तो यहाँ के ऑर्गन निकल गए, यहाँ के नाइट्रोजन निकल गई। ये प्रवाजी आसमान कॉलम हो गया ये, ठीक है। ये प्रवाजी आसमान कॉलम हो गया, इसमें ऊपर नाइट्रोजन निकल गए और ये ऑर्गन निकल गए, और सबसे नीचे क्या है, ऑक्सीजन, ये द्रवित ऑक्सीजन के रूप में यहाँ स्टोर हो गए। इस तरीके से अपन जो है इसे अलग कर सकते हैं। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, हम उन्हें अलग कर सकते तभी तो हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, पहले उस पर दबाव बढ़ाएंगे, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है, ठीक है, उसे संपीड़ित कर दिया। इस द्रवित गैस को प्रवाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है, जब सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती हैं, जैसा चित्र 2.12 में दिखाया गया है, ठीक है। जैसा इसमें दिखाया गया है उस हिसाब से ये अलग अलग हो जाएंगे। निम्नलिखित को उत्तर, वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करें। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त करें। तो चीनी मिट्टी की प्याली में लगभग 5 ग्राम अशुद्ध कॉपर सल्फेट लें, ठीक है, जल की न्यूनतम मात्रा में से घोल दें, ठीक है, अशुद्धियों को छान लें। संतृप्त विलयन प्राप्त करने के लिए जल को कॉपर सल्फेट के घोल से बाष्पीकृत करें, ठीक है। तो अपन ने क्या कहना है, कॉपर सल्फेट लिया, उसे पानी में छाना, उसमें जो अशुद्धियाँ उनको अलग कर लिया, पानी में घोला, अशुद्धियों को अलग कर लिया, ठीक है, और वायु को जो है वो बाष्पीकरण के द्वारा अलग कर दी, तो कॉपर सल्फेट जो है वो अपन को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जल भंडार हो गया, ये तला टैंक हो गया, ये लोडिंग टैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद ये छानक टैंक, ऊपर वाटर, उसके नीचे जो है वो बारीक बालू हो गई, ठीक है, उसके नीचे कंकड़ और उसके नीचे मोटे कंकड़, ठीक है, और बैक्टीरिया मारने के लिए क्लोरीनीकरण हो गया, ठीक है, और उसके बाद घरों के लिए पानी आ गया, ठीक है। तो विलयन को छानक पत्थर से ढक दें और कमरे के तापमान पर से दिन भर ठंडा होने के लिए शांत छोड़ दें। आप कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों को चीनी मिट्टी की प्यालियों में प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस प्रक्रम को क्रिस्टलीकरण कहा जाता है, ठीक है, क्रिस्टल बनना, ठोस पार्टिकल में कन्वर्ट होना, ठीक है। चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं, क्या क्रिस्टल एक समान दिखाई देते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली में रखे द्रव से क्रिस्टल को कैसे पृथक करें, ठीक है। क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए समुद्री जल से नमक हम प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सी अशुद्धियाँ हो सकती हैं, इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण बाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्तम होती है। कुछ ठोस जो है वो विघटित हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है भाई, सेम कंडीशन में नहीं रहेंगे, कुछ विघटित हो जाते हैं, या कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। बिल्कुल भाई, आप चीनी को गर्म करोगे तो ब्लैकिश पड़ जाती है ना वो। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थ को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियाँ रह सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। बाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियाँ ठोस को दूषित कर सकती हैं,
तो इसके यूजेस क्या हैं क्रिस्टलीकरण के? इसके यूजेस हैं समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने में, अशुद्ध नमूने से फिटकरी को पृथक करने में। ठीक है, बिल्कुल। इस प्रकार मिश्रण की प्रकृति के अनुसार ऊपर दी गई विधियों में से किसी का प्रयोग कर हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। तकनीकियों में विकास के साथ कई और पृथक करने वाली विधियों का आविष्कार हुआ। शहरों में जलघर से पीने योग्य जल की आपूर्ति की जाती है। जलघर का एक रेखा चित्र 2.13, ठीक है, अपने डिस्कस कर लिया था ये। ठीक है, ये डिस्कस कर लिया पानी कैसे घरों में आता है तो वो शुद्ध होता है। ठीक है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। पिछले अध्याय में हमने पदार्थों के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन किया। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकते हैं, जैसे कि रंग, कठोरता, दृढ़ता, बहाव, घनत्व, द्रवणांक, क्वथनांक इत्यादि को भौतिक गुण कहा जाता है। ठीक है, अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, भौतिक कंडीशन चेंज हो रही है ना, लिक्विड था ठोस हो गया, गैस हो गया। ठीक है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं। भाई पदार्थों में कोई चेंज नहीं हो रहा। जैसे कि वाटर है, वाटर को अगर आप जमाएंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन उसमें जो H2 का पार्टिकल है वो तो सेम रहेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि H2 जो है वो Cl2O बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। तो जो H2 है वो H2O ही रहेगा। ठीक है, तो उनके जो संगठक हैं या उसका जो संगठन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम रहती है, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि बर्फ़, जल और बाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक गुणों को दर्शाते हैं, लेकिन ये रासायनिक रूप से समान होते हैं। ठीक है, जल तथा खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि जो वो चिकना होता है, लिक्विड जो होता है, ऑयल जो होता है, लेकिन वाटर जो होता है वो चिकना वगैरह कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है। बिल्कुल सही बात है, जबकि जल आग को बुझाता है। बिल्कुल सही बात है। भाई वाटर जो है वो आग बुझाती है। तेल का यह रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। बिल्कुल मतलब कंडीशन ही चेंज हो जाती है, अवस्था ही चेंज हो जाती है और उसको दोबारा वापस नहीं लाया जा सकता। ठीक है, जैसे कि कोयला है, कोयलों को एक बार आपने जला दिया तो वो राख बन गई। अब उसे दोबारा से कोयला थोड़ी बनाओगे। अब राख अलग है, कोयला अलग है, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। ठीक है, वो दहन की प्रोसेस के द्वारा बना है। अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही बात है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में परिवर्तन लाता है। हम नया पदार्थ पाते हैं। बिल्कुल सही बात है। राख और कोयला अलग नए नए पदार्थ हैं। बिल्कुल, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। क्या आप इनकी पहचान कर सकते हैं? मोम जो होता है वो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन जो उसकी जो बीच की बत्ती है वो जल रही है, जल गई, वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, शुद्ध पदार्थों के क्या प्रकार हैं? पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों या यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्व। रॉबर्ट बायल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सन 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, रॉबर्ट बायल, इन्होंने सबसे पहले शब्द का प्रयोग किया था, तत्व शब्द का प्रयोग किया था 1661 में। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लेवाइजिए, ठीक है, इन्होंने 1743 से 1794, मतलब इनका लाइफ टाइम है, ने सबसे पहले तत्व को की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थों का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। भाई तत्व को और कम नहीं विभाजित कर सकते। ठीक है, मिनिमम है वो, उससे कम नहीं हो सकता। तत्वों को साधारणतः धातु, अधातु एवं उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करते हैं। धातु क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, चांदी जैसी सफ़ेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ठीक है, और भी कलर हो सकते हैं क्या? आयरन जो होता है, स्टील होती है। ठीक है, ये सब धातु हैं, चमकीले होते हैं। ये ताप तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल, आप लोहे में करंट लगाओ बहुत जल्दी दौड़ेगा, इसमें चांदी में लगाओ, सोने में लगाओ, किसी भी मेटल में लगाओ, ये तन्य होते हैं, बिल्कुल खिंच सकते हैं, इन्हें तार के रूप में बना सकते हैं। आपने ज्वेलरी देखी होगी, ठीक है, बिस्किट भी बना सकते हैं ज्वेलरी से, और एक पतला लंबा तार बना सकते हैं, कितना भी लंबा। ठीक है, उसके
इनको तार के रूप में खींचा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ये आघात वर्धनी होते हैं, बिल्कुल चोट को सह सकते हैं ये। इनको पीट कर महीन चादरों में डाला जा सकता है, बिल्कुल चद्दर, लोहे की चद्दर होती है, ठीक है। ये ध्वनिपूर्ण होते हैं, बिल्कुल ये आवाज़ करते हैं। हम इसको चोट मारेंगे ये आवाज़ और करेगा उधर से। लोहे के गेट होता है, उसमें आप मारिए कोई हथौड़ा या फिर अपने हाथ से ही मारिए तो क्या होगा, उधर से भी आवाज़ आएगी, ठीक है। तो प्रतिध्वनिपूर्ण होते हैं। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, सोडियम, पोटेशियम इत्यादि धातु के उदाहरण हैं। पारा धातु होते हुए भी कमरे के तापमान पर द्रव होता है। पारा एक ओनली ऐसा एग्जाम्पल है जो कमरे के तापमान पर भी द्रव होता है, ठीक है। उसके लिए कम टेम्परेचर चाहिए, और कम टेम्परेचर उससे ठोस में बने रहने के लिए। अधातुएं दिए गए निम्न गुणधर्मों को अपनाती हैं, जैसे कि क्या है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं, ठीक है। ताप और विद्युत की कुछ अलग होती हैं, हाँ। और ये चमकीली होती हैं, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, ठीक है। आघात वर्धनीय, सॉरी, ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय नहीं होती हैं, ठीक है। इनमें ना चमक होती है, ना प्रतिध्वनि, मतलब ये आवाज़ नहीं आएगी लौट के, और ना आघात वर्धनीय, क्योंकि टूट जाएंगे, भंगुर होती हैं ये। तो इन एग्जाम्पलों के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, कोल, कोक, ठीक है। कोयला उसको तोड़ेंगे तो वो बिखर जाएगा, ठीक है, ब्रिटल, ठीक है। ब्रोमीन, क्लोरीन एक्सेट्रा अधातुओं के उदाहरण हैं। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, जिन्हें मेटालॉइड उपधातु कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या 100 से अधिक है, ठीक है, 118 के करीबन। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक हैं, जबकि शेष मानव निर्मित है, ठीक है। आगे की क्लास में देखोगे तो 92 तक नेचुरल, लेकिन कभी 93, 94 इनको भी नेचुरल माना जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी वगैरह में बोलता है। अधिकतर तत्व जो हैं वो ठोस हैं, बिल्कुल। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं, जिसमें पारा भी है, मेटल। 2 तत्व जो है वो पारा और ब्रोमीन कमरे के तापमान पर द्रव हैं। वो सॉरी, ऊपर वाला गैस बोल रहा है, हाँ। तो 11 जो है कमरे के तापमान पर गैस हो गए, और 2 जो हैं पारा और ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव हैं। गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान 303 केल्विन से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं। गैलियम और सीजियम जो हैं तापमान जो है वो कमरे के तापमान से थोड़ा सा अधिक होते हैं, लिक्विड स्टेज ले लेते हैं वो। यौगिक, एक यौगिक वह पदार्थ है जो कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है, ठीक है। यौगिक किसे कहा जाएगा, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बना है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, चलो देखते हैं हम क्या पाते हैं। क्रियाकलाप, कक्षा को 2 समूहों में विभक्त करें। दोनों समूहों को 50 ग्राम लोहे का चूर्ण और 3 ग्राम सल्फर एक चीनी मिट्टी की प्याली में दें। समूह 1 को क्या है, लोहे के चूर्ण सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। समूह 2 से क्या है, लोहे के चूर्ण सल्फर पाउडर को पीस कर मिलाएं। मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें। अब ज्वाला को हटा दें, तब मिश्रण को ठंडा होने दें, ठीक है। मतलब इसे हटा देंगे, मतलब बर्नर जो है उसे हटा देंगे, जितना गर्म हो गया उतना हो गया, ठीक है। उसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें। समूह 1 और 2 प्राप्त सामग्री में चुंबकीय गुणों की जांच करें, ठीक है। तो चुंबकीय गुण जो है वो फर्स्ट में होंगे, सेकंड में नहीं होंगे या कम होंगे। सामग्री के निकट एक चुंबक लेके आएँ, जांच करें और एक कि क्या सामग्री चुंबक की ओर आकर्षित होती है, क्योंकि गर्म करने पे क्या उसके चुंबकीय गुण खत्म हो जाते हैं, ठीक है। दोनों समूह द्वारा प्राप्त सामग्री के रंग और बनावट की तुलना करें। प्राप्त सामग्री के एक भाग में कार्बन डाइसल्फाइड मिलाएं। मिश्रण अच्छी तरह मिलाएं और छान लें। प्राप्त पदार्थ के दूसरे भाग में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएं। इस क्रियाकलाप के लिए अध्यापक का निर्देशन आवश्यक है, क्योंकि ये आपको नुकसान कर सकता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ, ठीक है। एसिड है, काफ़ी अच्छी अमाउंट के एसिड होते हैं, ये तो खैर तनु की बात कर रहे हैं। इस क्रियाकलाप को लोहा और सल्फर तत्वों के साथ अलग अलग दोहराएं। अवलोकन को नोट करें, ठीक है। अपन देखते हैं, समूह 1 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है, ठीक है। ग्रुप ए से क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यह रंगहीन, गंधहीन और ज्वलनशील है। इसकी ज्वलनशीलता की जांच कक्षा में ना करें, ठीक है, इट कैन बी डेंजरस। समूह 2 द्वारा प्राप्त हाइड्रोजन सल्फाइड है। यह रंगहीन गैस है और इसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, क्योंकि सल्फर जुड़ गया है इसमें। सल्फर से बहुत गंदी स्मेल आती है।
आपने पाया कि दोनों समूहों द्वारा प्राप्त पदार्थ भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। बिल्कुल सही बात है। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ समान थे, क्योंकि स्टार्टिंग में समान दिए, ठीक है, सल्फर पाउडर दिया और लोहे का चूर्ण, यही तो दिया था स्टार्टिंग में। यद्यपि प्रारंभ में दिए गए पदार्थ, हाँ ठीक है, समूह वन की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि फिजिकल हमने मिक्स ही तो किया था, जलाया थोड़ी था इसे। जबकि समूह सेकंड की क्रिया के फलस्वरूप पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने इसे जलाया तो लाल हो गया, लाल होने तक जलाया हमने इसे, ठीक है, तो इसमें केमिकल चेंजेज हुए। समूह वन द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है। दिए गए पदार्थ लोहा और सल्फर है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। बिल्कुल सही बात है। समूह टू द्वारा प्राप्त सामग्री यौगिक है, ठीक है, ये यौगिक मिल गया समूह टू द्वारा प्राप्त। दोनों तत्वों को तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह भिन्न था, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, ये मिलके वाटर बना रहे हैं, ये बिल्कुल ही अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग है, ठीक है। यौगिकों का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। बिल्कुल, हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिकों की बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है, क्योंकि यौगिक बन गया, वाटर बन गया, वाटर को भाई किसी गिलास में भरा, अब उसकी तलहटी में देखो या ऊपर देखो या बीच में देखो, वाटर तो वाटर रहेगा और समान रूप से फैला रहेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स, ठीक है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थों की भौतिक और रासायनिक प्रकृति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। पहले अपन ये देख लेते हैं मिश्रण और यौगिक, ठीक है। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। मिश्रण में किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं होता है। भाई चौक और आटा मिला दिया अपन ने, तो चौक और आटा अलग अलग रहेंगे ना, ये थोड़ी अब बिना मिला के और उन्होंने कुछ और अलग ही बना ली, चीनी बना ली, कुछ बना लिया, ऐसा थोड़ी होगा। तत्व क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यौगिक का निर्माण हो गया तो बिल्कुल ही अलग होगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो है वो वाटर बनाएंगे, बिल्कुल अलग हो गया वो, ठीक है। मिश्रण का संगठन जो है परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही बात है। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। भाई संगठन तो स्थायी है, जैसे पानी बन गया तो इसका H2O, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन, वो एकदम कन्फर्म है, स्थायी है वो। मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है, वो अपने अपने गुणधर्मों को दर्शाएंगे। नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है। भाई जब वो पदार्थ ही नहीं रहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एक नहीं रहे ना, हाइड्रोजन के गुणधर्म दिखाएगा ना ऑक्सीजन के दिखाएगा, वो सीधे दिखाएंगे वाटर के, उन्हें कोई मतलब नहीं है वो किससे मिलके बने हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, हम ईजिली उन्हें पृथक कर सकते हैं। लेकिन यौगिक को हम रासायनिक और वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक कर सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल और केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस जो है उसके द्वारा ही हम उसे अलग कर सकते हैं। अब अपन सारणी देखते हैं। पदार्थ जो है वो ठोस, द्रव, गैस, तो एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक मिश्रण होता है, कोई नियत संगठन नहीं होता मिश्रण का, ठीक है। शुद्ध पदार्थ कौन से? तत्व और यौगिक, ठीक है। सरल पदार्थ में विभक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये सबसे सरल ही होते हैं। उदाहरण के लिए कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लोहा, हाइड्रोजन, पारा एक्सेट्रा। यौगिक नियत संगठन रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल हो गया, मेथेन हो गया, चीनी, नमक एक्सेट्रा, ठीक है। मिश्रण जो होता है वो दो तरह का होता है, क्षमांगी, विषमांगी। क्षमांगी मिश्रण समान संगठन, विषमांगी असमान संगठन, ठीक है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाइसल्फाइड में सल्फर, जल तथा एल्कोहल, ये जो है वो समान संगठन है, समांगी मिश्रण। बालू तथा नमक, ठीक है, ये कोई संगठन नहीं है, ठीक है, तो विषमांगी हो गए, अलग अलग संगठन, ठीक है। चीनी और नमक दोनों ही क्रिस्टल हैं। लकड़ी हो गई, ठीक है, लकड़ी का बुरादा वगैरह जो भी। ब्लड हो गया, ठीक है, तेल में जल हो गया, तो ये जो है वो विषमांगी के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।